कल रात को रतन टाटा की मृत्यु हो गई। अब इसको लेकर के पूरा देश जो है काफी ज्यादा दुखी है इस टाइम पर, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ लोग एंगेजमेंट बटोरने पे तुले हुए हैं और इनको भी एक्सपोज करने का यहां पर काम करूंगा। लेकिन उससे पहले रतन टाटा के बारे में बात करना चाहता हूं। काफी लेजेंड टाइप के आदमी थे ये, आजकल के ट्रेंडी बिजनेसमैन की तरह नहीं, जो कि अपने पीआर के लिए अपने बेटे की शादी करवाते हैं और पूरे बॉलीवुड को उसमें नचवाते हैं, पॉलिटिशियंस को उसके अंदर बुलवाते हैं। काफी एथिकल तरीके से बिजनेस के लिए जाने जाते थे और एथिकल तरीके से बिजनेस के अलावा सिंप्लिसिटी के लिए और चैरिटी के लिए भी रतन टाटा काफी ज्यादा जाने जाते थे। इनफैक्ट रतन टाटा की चैरिटी की अगर बात करी जाए तो द वायर जैसे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको सच दिखाने का काम करते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी रतन टाटा यहां पर फंड करते थे, विच क्लियरली शोज कि वो देश के भले के बारे में कितना ज्यादा सोचते थे। अब जहां पर रतन टाटा तो देश के भले के बारे में सोचते थे, लेकिन दूसरी तरफ लोग अपनी एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और आपको दिखाना चाहता हूं, वैसे तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, लेकिन मोदी जी ने एक नहीं दो नहीं बल्कि ट्वीट की यहां पर लाइनें लगा करके रख दी है एंगेजमेंट के लिए। सिर्फ अपने स्क्रीन पर देखिए, ये पहला ट्वीट है रतन टाटा जी के लिए जो उन्होंने कल रात को किया। उसके बाद एक और ट्वीट किया गया एंड उसके बाद एक और ट्वीट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंगेजमेंट आपको इन ट्वीट्स की मिलियंस में नजर आ जाएगी। और ये बात भी मैं पक्की तरीके से गारंटी से कह सकता हूं कि मोदी जी आने वाले महाराष्ट्र चुनाव में भी रतन टाटा को अपने भाषणों में जरूर इस्तेमाल करेंगे। रतन टाटा से मेरा पुराना रिश्ता था मित्रों। इनफैक्ट इनके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं राइट विंग मोदी जी की अपनी पार्टी के लोग रतन टाटा के लिए कितना ज्यादा सैड फील कर रहे हैं। सैड फील कर रहे हैं या फिर यहां पर एंगेजमेंट के लिए भूखा फील कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर मिस्टर सिन्हा है रतन टाटा के ऊपर 1 2 3 4 ट्वीट्स आपको नजर आ जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करी जा रही हैं। 1937 से 2024 देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस मैन, अ बिग लॉस इंडीड। रतन टाटा नो मोर, एंड ऑफ एरा, ओम शांति ओम। आई बिलीव दिस मीम फॉर्मेट वाज मेंट फॉर हिम ओनली। इसके और इसके जैसे चिंटुओं के ट्वीट्स को देखकर ऐसा लगेगा कि सच में इन लोगों का इतना दिल दुखा है कि आज शाम को ये खाना भी नहीं ठीक तरीके से खा पाएंगे। लेकिन इनकी सच्चाई क्या है आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। कुछ दिनों पहले का ये ट्वीट है, 27 अक्टूबर 2023। लेट मी टेल यू अ फैक्ट, मोर देन एंटी इंडिया Hindu elements sitting outside India, it's Indian business houses like Tata, Wipro, Infosys, etc., who are the strength of Islamists spewing venom against India and Hindus, funding the wire caravan, NGOs, foreign organizations, universities, to inviting Islamists like Mehdi Hasan. They do everything which suits the Islamic narrative. None of them care about India. मतलब आज जिस रतन टाटा के लिए बड़ी बड़ी बातें करी जा रही है, मोदी जी भी ट्वीट पर ट्वीट करे चले जा रहे हैं। इनकी पार्टी क्या सोचती है रतन टाटा के बारे में, क्योंकि लास्ट ईयर ये बात सामने आई थी कि रतन टाटा ने द वायर को फंडिंग करी और उसको लेकर के काफी बैकलैश मिल रहा था यहाँ पर रतन टाटा को, और रतन टाटा को इन लोगों ने भर भर के टारगेट किया था। लेकिन आज सारे के सारे एंगेजमेंट के लिए रतन टाटा के चरणों में गिर रहे हैं। मतलब किसी की मौत पर भी किस तरीके से एंगेजमेंट लेना है, इनसे ज्यादा घटिया, छिछोरा और गलीच आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अब जहां पर रतन टाटा की मृत्यु के ऊपर ये घटियापन किया जा रहा है, अब आगे बढ़ना चाहता हूं और आगे बढ़ने से पहले आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं यहां पर। अगर आप लोग हमारे देश की भक्ति करते हो, देश का एक्चुअली में भला चाहते हो, तो इस वीडियो को आगे जरूर देखना और एंड तक देखना। लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के भक्त हो तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दो, क्योंकि आपको बहुत सारी बातें आगे अच्छी नहीं लगने वाली। अब हरियाणा कश्मीर के चुनाव खत्म हो गए। वैसे तो कश्मीर में इंडिया अलायंस को एक बहुत बड़ी जीत मिली है एंड बीजेपी की पूरी तरीके से घिग्गी बन चुकी है। बीजेपी उसके बारे में बात नहीं करके दे रही है और इंडिया अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं उसके बारे में एक नैरेटिव भी यहां पर सेट नहीं कर पा रहे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करी जा रही है हरियाणा के बारे में और अलग अलग तरीके से यहां पर असेसमेंट्स करी जा रही है। अलग अलग चीजों को यूज करके दलील की तरीके से पेश किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी दलील ये चल रही है कि भाई बहुत सारे वोट कटर्स यहां पर सामने आ गए थे, इसलिए कांग्रेस नहीं जीती। 14 सीट्स का यहां पर आकलन करके दिखाया हुआ है, जहां पर जो सेकंड रनर अप था उसके नंबर ऑफ वोट्स जो थे वो कांग्रेस के डिफीट मार्जिन से काफी ज्यादा थे। अब इनको लेकर कहा जा रहा है कि वोट कटर्स की वजह से नहीं जीते। अबे यार, ये सब लॉजिक पहले अप्लाई कर लेते। पहले कहां थी ये सारी बातें? कांग्रेस जो कि सिंगल हैंडेडली हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रही थी, क्या कांग्रेस इस फैक्टर को नहीं देख रही थी? और नहीं देख रही थी तो क्यों नहीं देख रही थी? अब ये तो छोड़ दो, अब इनके अपनी पार्टी के जो यहां पर कंटेस्टेंट्स थे वो खुद कह रहे हैं कि इनकी अपनी पार्टी ने यहां पर कंटेस्टेंट्स को हरवाने का काम, पार्टी का अपना प्रत्याशी कह रहे हैं कि उसको पार्टी ने हरवाया है, पार्टी के नेताओं ने हरवाया है। बार बार यहां पर नाम आ रहा है भूपिंदर सिंह हुड्डा का, जिन्होंने अलग अलग लोगों को यहां पर टिकट दिलवाए और पार्टी के हाईकमान को इस चीज की भनक तक नहीं पड़ी कि आखिरकार भूपिंदर सिंह हुड्डा यहां पर कौन सा खेल कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, इस टाइम पर सोशल मीडिया पे ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। पोस्टल बैलेट के हिसाब से कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही थी और ईवीएम के हिसाब से कितनी सीटें मिल रही थी। यहां पर ये बताया जा रहा है बार बार कि पोस्टल बैलेट के हिसाब से अगर चुनाव होते तो कांग्रेस को 74 सीट्स मिल जाती। लेकिन मेरे हिसाब से ये बात इस टाइम पर करना पूरी तरीके से बेकार है। जहां पर पार्टी के अपने लोग पार्टी के अंदर भीतर घात कर रहे थे, क्या ये बात पार्टी के टॉप लीडर्स को पहले से नहीं पता होनी चाहिए थी? सोशल मीडिया पे हवा बनाने में भैया नंबर 1 है। सोशल मीडिया पे राहुल गांधी की वीडियोस के
ऊपर बहुत सारे गाने लगा लगा के उसकी रील्स बनाने में नंबर 1 है, लेकिन ऑन ग्राउंड अपने नेता क्या कर रहे थे पार्टी के टॉप लीडर्स को अगर ये नहीं पता चल पाया तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा फेलियर है पार्टी का। अब देखो, सिंपल सी बात है, अपना गोदी मीडिया वाला यहाँ पर बिल्कुल भी हिसाब नहीं है। गोदी मीडिया क्या करता है, जीत के टाइम पर मोदी जी को आगे कर देता है, हार के टाइम पर जेपी नड्डा को आगे कर देता है। लेकिन अगर तुम लोग गोदी मीडिया जैसे नहीं और गोदी मीडिया जैसे बनना भी नहीं चाहते हो तो यहाँ पर जीत और हार दोनों के लिए एक ही बंदे को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। अगर जीत के लिए राहुल गांधी को क्रेडिट यहाँ पर दिया जाता तो हार के लिए भी राहुल गांधी के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या फिर और लोगों को पकड़ने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट इस टाइम पर हालत ये कि इंडिया अलायंस का जो पूरा मोमेंटम बना था 2024 के इलेक्शन में, मोदी जी को 240 सीटों पे ला करके जो मोमेंटम बनाया था इन्होंने, वो पूरा मोमेंटम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर ब्रेक करके रख दिया है। पूरे इंडिया में एक मैसेज जा चुका है कि मोदी जी जो है उनका कमबैक हो रहा है यहाँ पे। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के जो इरादे हैं वो कितने बुलंद हो चुके हैं। अब तो मोदी जी खुले में यहाँ पर हिंदू मुसलमान कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव को जीतने के लिए। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। मोदी जी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते, मोदी जी इसके आगे ये भी बताते हैं कि किस तरीके से हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। जबकि बांटने की अगर बात करी जाए तो मोदी जी किस किस लेवल पर लोगों को बांटते हैं हमने अच्छे तरीके से देखा है। लेकिन अब यहां पर मोदी जी अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ कांग्रेस ने जो किया यहां पर हरियाणा के अंदर। लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो। वैसे मोदी जी जो आज हिंदू मुसलमान की इतनी बातें कर रहे हैं, कुछ महीनों पहले की मोदी जी की क्लिप आपको सुनवाना चाहता हूं। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मतलब ये बात बोलने के बाद कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा, अब इन द फेस मोदी जी हिंदू मुसलमान यूज कर रहे हैं महाराष्ट्र में जीतने के लिए। एंड ये इंपैक्ट हुआ है हरियाणा की हार का, कांग्रेस की हार का। इसके अलावा इससे भी बड़ा इंपैक्ट इंडिया अलायंस ने जो मोमेंटम यहां पर गेन किया था, एक जो यूनिटी देखने को मिल रही थी इंडिया अलायंस में, वो पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो चुकी है। आपको दिखाना चाहूंगा कल की ये बहुत बड़ी न्यूज है। समाजवादी पार्टी जो बाई इलेक्शन होने वाले उत्तर प्रदेश में, उसमें 6 लोगों की अपनी लिस्ट यहां पर निकाल देती है। एंड कांग्रेस ने यहां पर 5 सीटें मांगी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नेगोशिएट ना करते हुए 6 लोगों की लिस्ट निकाल दी। और 4 सीटें जो छोड़ी हैं कांग्रेस के लिए, वो ऐसी सीटें छोड़ी हैं जो कि कांग्रेस चाहकर भी कभी नहीं जीत पाएगी। दिस क्लियरली शोज कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें कांग्रेस के लिए काफी दरवाजे बंद कर दिए गए। इनफैक्ट कांग्रेस को प्रेशराइज किया जा रहा है अभी से ही। इनफैक्ट उससे पहले जो महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं। वहां पर तो खुले तौर से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की गलती है कि हरियाणा में उन्होंने अकेले लड़ाई करी। एंड एक्चुअली में यही सिचुएशन हुई थी उस टाइम पर। राहुल गांधी एक अच्छे पॉलिटिशियन है, राहुल गांधी एक चेंज लाने के केपेबल है यहाँ पर, लेकिन राहुल गांधी के जो आसपास के लोग हैं, उनकी जो टीम है, मेरे ख्याल से वो नहीं चाहती कि राहुल गांधी कभी भी आगे आए या फिर टॉप लीडरशिप में जाएं देश की। लेकिन फिर भी ब्लेम इन आसपास के लोगों के ऊपर नहीं जाता। अगर आप लोग मूर्खों से घिरे हुए हो और मूर्खों की बातें मान रहे हो तो मेरे हिसाब से आपके ऊपर ही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, यहाँ पर उन मूर्खों के ऊपर नहीं लगना चाहिए। अब इंडिया अलायंस की सिचुएशन इस टाइम पर यह बन के खड़ी हो चुकी है कि स्मृति ईरानी जैसे छोटे छोटे नेता जो कि अपना इलेक्शन नहीं जीत पाए थे इस लोकसभा चुनाव में, वो भी इंडिया अलायंस के स्प्लिट होने के बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। यहाँ पर बार बार कह रहा हूं कि सिंगल हैंडेडली कांग्रेस ने यहाँ पर हरियाणा में जो किया है उसकी वजह से पूरा मोमेंटम एक तरीके से ब्रेक हो चुका है। अब कांग्रेस ने मोमेंटम ब्रेक किया। कांग्रेस की यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आने वाले जो महाराष्ट्र के, झारखंड के और दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं उसमें इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनको साथ लेकर के चले। और क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस यहां पर अच्छा नहीं रहा है तो कांग्रेस को एक तरीके से बैकफुट पे रहना चाहिए। बेकार की हवाबाजी करके ज्यादा सीट्स लेने का चक्कर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी यहां पर नहीं चलने वाला। और अगर यहां पर ऐसा करती है कांग्रेस पार्टी तो इंडिया अलायंस तो तितर बितर होगा, लेकिन मोदी जी ऐसे में और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब पूरी
पूरी तरीके से जो डिसीजन है कांग्रेस के हाथ में है यहाँ पे। एंड हरियाणा की जहां तक बात रही, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा एंड तीसरा नाम यहाँ पर सुरजेवाला, अगर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को इनको एक साथ लेकर चलना नहीं आया तो ये कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की गलती है। राहुल गांधी अलग अलग जगह पर जाके रैली कर रहे थे, एक बड़ा नैरेटिव सेट कर रहे थे, लेकिन नैरेटिव सेट करने से पहले अपनी पार्टी की यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। नरेंद्र मोदी एक नैरेटिव सेट करने पे बार बार काम करते हैं, लेकिन पार्टी की यूनिटी को सबसे पहले इंश्योर करते हैं। मैंने ये बात चुनाव से पहले भी बोली थी कि अगर यहां पर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो पार्टी के अंदर उनका दबदबा और ज्यादा बन जाएगा, और वही चीज देखने को यहां पर मिल भी रही है। अब पार्टी के बड़े नेता, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या फिर छोटे नेता हो, सब लोग यहां पर नरेंद्र मोदी की वाहवाही कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यहां पर हरियाणा में एक हारी हुई बाजी को जीतने का काम किया है। मेरे हिसाब से इन नतीजों को देखने के बाद कांग्रेस को एक सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर ऐसे में भी नहीं करती कांग्रेस इंट्रोस्पेक्ट, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी वही होगा जो कि इस टाइम पर आपको हर जगह सुनने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जाते जाते आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मोदी जी जो है वो इंटरनेशनल दौरे पर निकल चुके हैं। एंड सीरियस बातें बहुत ज्यादा यहां पर हो चुकी, लेकिन जब जब मोदी जी इंटरनेशनल दौरे पर निकलते हैं तो यहां पर उनका इंटरनेशनल डंका जरूर बजता है। तो अगर आपको इंटरनेशनल डंका मिस ना करना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो। एंड हाँ, अगर आप लोग देश के हित के बारे में सोचते हैं, आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो आप लोग अभी तक जरूर देख रहे होंगे, और आपका क्या सोचना है जो मैंने बातें बताई उसके बारे में नीचे कॉमेंट सेक्शन में उसके बारे में भड़ास निकाल के जरूर जाना। आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है यहाँ पर, ये जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।